जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024-25 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। ठीक है, ये आपका क्लास 1 रहेगा। ठीक है, क्लास 1 और यूनिट 1 भी रहेगा आपका। क्लास 1 यूनिट 1 याद रखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो आपका 2024-25 में होगा उसकी एक क्लास हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, इसमें आपका एडमिट कार्ड पर जो आपका पेपर का नाम लिखा रहेगा इसे ध्यान देंगे। देखिए, पेपर का नाम है आपका डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियां। ठीक है, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। देखिए, इंग्लिश में ही आपके एडमिट कार्ड पर लिखकर मिलता है पेपर का नाम। ठीक है, हिंदी में बहुत ही कम मिलता है। चलिए, ये क्लास 1 है साथियों। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसमें आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाले साथियों। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी इसमें कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही मस्त है और ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, कि इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस क्लास को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको शेयर करना है। ठीक है, ताकि और भी कोई भी स्टूडेंट पूरे उत्तर प्रदेश में इस क्लास से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ लें, सभी बच्चे पास हो जाएं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आपका। नालंदा विश्वविद्यालय में किन देशों के छात्र अध्ययन करते थे? इंग्लैंड के, चीन, कोरिया, इंडोनेशिया के, अमेरिका के या फिर फ्रांस के? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, प्रश्न याद रखेंगे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय में साथियों चीन, कोरिया, इंडोनेशिया के छात्र अध्ययन करने आते थे। हालांकि कई देशों के आते थे। चलिए मैं नोट्स के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपको प्रश्न लिखने के लिए आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस देश के छात्र पढ़ने आते थे, 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए, नोट्स के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा कोरिया, ठीक है, एक मिनट, सॉरी इसके लिए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारसी और तुर्की जैसे देशों के छात्र पढ़ने आते थे। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे। यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। ठीक है, 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 2,000 शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है भारत के, तो बिहार के। ठीक है, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह भी आपके एग्जाम में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। वंश भी पूछता है किस वंश ने की थी, तो गुप्त वंश ने की थी। ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखिएगा साथियों। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आपको क्या है। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ था। बौद्ध काल में शिक्षा का अर्थ बताइए क्या था, फटाफट बताने का प्रयास करेंगे साथियों। ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति या फिर अभिदा का नाश? तो बौद्ध काल में जो शिक्षा का अर्थ होता था साथियों, निर्वाण प्राप्ति था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आपको क्या है। बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध, कपिल, व्यास या अरविंद घोष? तो बौद्ध शिक्षा के जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों क्या है। उपसंपदा संस्कार बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के समक्ष होता था? तो दोस्तों, उपसंपदा संस्कार जो होता है बौद्ध धर्म में कितने भिक्षुओं के मध्य होता है, तो 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आपका क्या है। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम थी। तो मुस्लिम काल में दोस्तों शिक्षा का माध्यम क्या था बताइए। अरबी और संस्कृत भाषाएं थीं, अरबी और फारसी भाषाएं थीं या फिर संस्कृत और फारसी भाषाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम था साथियों, अरबी और फारसी भाषाएं थीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आपको क्या है। मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई
जहांगीर के समय में, अकबर के समय में, बलबन के समय में, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मुस्लिम काल में जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई थी वह अकबर के समय में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे क्या है। मकतब का अर्थ है, मकतब का अर्थ होता है साथियों उसने लिखा। ठीक है, चलिए नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मकतब शब्द क त ब, ठीक है, उसने लिखा इस मूल शब्द से बना है। मकतब का मतलब है वो स्थान जहाँ लिखना सिखाया जाता है। ठीक है, लिखना सिखाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे हम, क्या है भाई। 8वां प्रश्न आपका है, मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख दोष था। लौकिक पक्ष पर बल देना बिल्कुल सही है। हिंदू जो शिक्षा थी उसकी उपेक्षा करते थे, ये भी सही है। स्थिरता का भी अभाव था उनमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे आपको, क्या है। मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था, बताइए। दरगाह, मकतब, मदरसा, या इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को मदरसा के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे आपको, क्या है। मुस्लिम उच्च शिक्षा संस्था को किस नाम से जाना जाता था, तो मदरसा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, एक प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। 11वां प्रश्न देखेंगे आपका, क्या है। सुहरते आम की स्थापना की थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या हर साल प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे साथियों। तो सुहरते आम की स्थापना बताइए किसने की थी, शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, या कोई नहीं। तो सुहरते आम की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, अच्छा ये बताइए सर सुहरते आम क्या होता है। ठीक है, सॉरी आश्रम नहीं आम है। ठीक है, सुहरते आम क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे, मुगल बादशाह बाबर ने सुहरते आम नामक विभाग बनाया था। इस विभाग को विद्यालय और महाविद्यालयों के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सुहरते आम कौन थे। ठीक है, ये जो विद्यालय और महाविद्यालय होते थे इनके जो बनाने का काम दिया जाता था सुहरते आम के। ठीक है, यह एक विभाग होता था। बाबर के समय में मस्जिद में मकतब की व्यवस्था होती थी। ठीक है, जहाँ लड़के लड़कियाँ प्रारंभिक शिक्षा हासिल करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों को, क्या है। फाजिल है साहित्य की उपाधि है, धर्मशास्त्र की उपाधि है, तर्क एवं दर्शन की उपाधि, या कोई नहीं। तो फाजिल जो है साथियों तर्क एवं दर्शन की उपाधि है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे आपका, क्या है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद के नाम से जाना जाता था। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में उस्ताद के नाम से साथियों शिक्षक को जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे आपको, क्या। इसमें मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग 2 सेकेंड का मुझे समय दे दीजिए। चलिए, बिस्मिल्लाह है शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म है, ईश्वर का नाम है, एक शिक्षा प्रणाली है, इनमें से कोई नहीं। तो बिस्मिल्लाह का जो मतलब होता है दोस्तों वह शिक्षा प्रारंभ करने की रस्म होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। नासिरिया की स्थापना की थी, बताइए। नासिरिया की स्थापना बाबर ने, अकबर ने, बलबन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो नासिरिया की स्थापना बलबन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था, वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध किससे था, बताइए। महाभारत से, कुरान से, वेदों से, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का संबंध होता था साथियों वेदों से होता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, क्या है। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, बताइए। प्रअज्ञा संस्कार था, समापवर्तन संस्कार था, उपनयन संस्कार, या उपसंपदा संस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था, तो उपनयन संस्कार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है। उपनयन संस्कार का अर्थ है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है साथियों विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना होता है। ठीक है, उपनयन संस्कार में विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना होता है। ठीक है, विद्यार्थी जो होता है वो गुरु के पास ही रह करके शिक्षा दीक्षा ब्रह्मचर्य का पालन करके शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या है। 19 नंबर,
उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी? उपनयन संस्कार की आयु 8 से 12 वर्ष, 8 से 13 वर्ष या फिर 7 से 11 वर्ष या फिर 8 से 10 वर्ष थी, बताइए। तो जो बिल्कुल, बिल्कुल सही है। उपनयन संस्कार की जो आयु है साथियों, यह 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यह वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। ठीक है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि वेद मंत्र सुनकर सीखे जाते थे। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ वैदिक काल में, आधुनिक काल में, मध्यकाल में या इनमें से कोई नहीं? तो ब्राह्मणीय जो शिक्षा का जन्म हुआ था साथियों, वैदिक काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जगदला विश्वविद्यालय या फिर तक्षशिला विश्वविद्यालय, बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? बहुत बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल सही है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा सत्र शुरू होता था? तो श्रावण मास की पूर्णिमा से होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, वैदिक कालीन गुरुकुल में जो शिक्षा का सत्र शुरू होता था साथियों, श्रावण मास की पूर्णिमा से होता था। ठीक है, अच्छा इसमें मैं कुछ नोट्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का शस्त्र उपनयन संस्कार से शुरू होता था। गुरुकुल संस्था वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख स्रोत थी। गुरुकुल में छात्रों को वेद, शास्त्र, विज्ञान, योग, वाणिज्य, नृत्य, वाद, चिकित्सा, गणित आदि की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलिए उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे आपको क्या है, वैदिक काल में विभिन्न विषयों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता था, यानी किससे जांचा जाता था? सत्य की कसौटी पर, नीति शास्त्र की कसौटी पर, तर्क शास्त्र की कसौटी पर या इनमें से कोई नहीं? तो जब वैदिक काल में आप शिक्षा को प्राप्त कर लेते थे तो उस समय आपका परीक्षा कैसे होता था? तो तर्क शास्त्र की कसौटी पर होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे साथियों क्या है, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कहलाते थे रुद्र, आदित्य, वसु या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक काल में दोस्तों 48 वर्ष तक शिक्षा जो प्राप्त करता था उसे आदित्य कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको जिम्मेदारी दी है इस क्लास को शेयर करने की, उसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने जितने भी दोस्त हैं। ठीक है, और साथियों एक बात और, पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ ठीक है, कहाँ मिलेगा पीडीएफ? वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में आपके मिलेंगे। ठीक है, क्लास 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।